बीएनएमयू संवाद में आप सबों का स्वागत है। मैं डॉक्टर भूपेंद्र नारायण यादव मधेपुरी आपको इस चैनल पर कोसी के महापुरुषों एवं विश्वविद्यालय से संबंधित बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ देता रहूँगा जो कोसी क्षेत्र के साहित्यिक, शैक्षिक, राजनीतिक और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े तथ्यों को उजागर करेगा, जिस संबंध में लोगों को जानकारी कुछ है कुछ नहीं भी है, उस संबंध में मैं आपको इस संवाद पर जानकारी देता रहूँगा। मेरा यह दूसरा एपिसोड है। इतिहास पुरुष शिवनंदन प्रसाद मंडल, जो प्रथम विधि मंत्री थे बिहार के और उच्च कोटि के स्वतंत्रता सेनानी भी, जिन्होंने अपना नाम आधुनिक बिहार के निर्माता की सूची में दर्ज भी करा लिया है अपने कर्मों से, अपने राष्ट्रीय धर्मों से। मैं एक सप्ताह पूर्व तो मैंने पहला संवाद दिया। मैं सोमवार को और शुक्रवार को सप्ताह में 2 दिन मैं तब तक संवाद देता रहूँगा, बीएनएमयू संवाद में भाग लेता रहूँगा जब तक कि शिवनंदन बाबू का पूरा एपिसोड लगभग समाप्त न हो जाए। फिर इसके बाद मैंने एक पुस्तक लिखी है जिनके नाम विश्वविद्यालय है, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय। उनकी जीवनी बूंद बूंद सच एक सागर का। फिर बाद में आगे के एपिसोड में मैं भूपेंद्र बाबू के बारे में आपको बहुत सारी जानकारियाँ देने का काम करूँगा। तो फिलहाल ये दूसरे एपिसोड में शिवनंदन बाबू से जो संबंधित है, इसमें मैं उस महामना के शिक्षा के प्रति जो रुझान थे, चूँकि यह विश्वविद्यालय शिक्षा का केंद्र है, तो उनके शिक्षा के प्रति रुझान को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि किस तरह वो शिक्षा के प्रति समर्पित थे। इतना ही नहीं, 2500 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध हुए, जिन्हें हम लोग भगवान बुद्ध भी कहने लगे। उनका जीवन दर्शन यही था कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। वो पूरा विश्व की कल्पना करते थे कि विश्व में सब आदमी सुखी हो। उनके जीवन दर्शन से किसी भी मायने में शिवनंदन बाबू का जीवन दर्शन, शिक्षा के प्रति जो जीवन दर्शन था उनका, वो किसी भी मायने में कम नहीं था। वो रहने वाले थे रानीपट्टी के, लेकिन उन्होंने अपना दर्शन दिया यही कि नॉट ए सिंगल सोल शुड रिमेन अनएजुकेटेड ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर कोई भी आत्मा अशिक्षित नहीं रहे। उन्होंने यह नहीं कहा कि मेरे गांव रानीपट्टी का सब आदमी पढ़ ले, कोई आत्मा अशिक्षित नहीं रहे। उन्होंने यह नहीं कहा कि मधेपुरा के सब आदमी पढ़ ले या बिहार या भारत के सब आदमी पढ़ ले। ऐसा नहीं सोचा। वो बुद्ध की तरह उनका दर्शन पूरे विश्व के लिए था, पूरे धरती के लिए, कि नो सोल शुड रिमेन अनएजुकेटेड ऑन द अर्थ। इतना महान सोच इसी धरती के एक सपूत इतिहास पुरुष शिवनंदन प्रसाद मंडल, जो बिहार के प्रथम विधि मंत्री बने, उनकी सोच थी यह। और उन्होंने क्या सब किया शिक्षा के संबंध में, तो मैं बताना चाहूँगा
कि सबसे पहली बात तो उन्होंने 3 पुस्तकें लिखी। एक पुस्तक भारत की झलक, दूसरी पुस्तक भारतीय वस्त्र व्यवसाय का संघार और तीसरी पुस्तक फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन। अब देखिए कि 1937 के दशक में उन्होंने ये पुस्तक लिखी भारत की झलक, जिस पुस्तक की भूमिका लिखी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो देश के प्रथम राष्ट्रपति बने, जो उच्च कोटि के स्वतंत्रता सेनानी थे, जो शिवनंदन बाबू के बहुत करीब रहे हुए थे, ये भी उनसे बहुत जुड़े हुए थे। ढेर सारे एपिसोड हैं जो मैं आहिस्ते आहिस्ते आपको आगे के संवाद में जोड़ता रहूँगा और इनके संबंध में बताता रहूँगा, क्योंकि इस आज के दूसरे संवाद में उनके एजुकेशन से संबंधित बात है। दूसरी पुस्तक इन्होंने लिखी भारतीय वस्त्र व्यवसाय का संघार। आपको पता होगा कि जिस समय अंग्रेज़ों का शासन रहा करता था यहाँ, उस समय जो ये आर्यावर्त था, उसमें जो अभी बांग्लादेश है वह पूर्वी बंगाल के नाम से जाना जाता था। वहाँ ढाका और ढाका का मलमल, ढाका का तसर, ये इतना विख्यात था पूरे विश्व में कि वो कपड़े का व्यवसाय मिस्र और लेबनान तक पहुंच गया था। उस समय में एक अंगूठी के छेद होकर एक एक थान सिल्क का कपड़ा खींचकर लोग निकाल देते थे। ये यहाँ की कला थी उस ज़माने में, और अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे उस व्यवसाय को नष्ट नाबूद कर दिया, उसका संहार कर दिया। बाद में बापू के नेतृत्व में सूत काटना शुरू किया और वस्त्र बनने लगा खादी का। लोग विदेशी कपड़े का बहिष्कार किया, उसे जलाना शुरू किया, वगैरह वगैरह बातें थी। ये स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई बातें। तीसरी बात मैं कह रहा हूँ, शिक्षा से संबंधित जो पुस्तक उनकी थी, फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन, ये इंग्लिश में लिखी हुई किताब थी। चूँकि शिवनंदन प्रसाद मंडल हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों के अद्वितीय उद्भट विद्वान माने जाते थे इस क्षेत्र के, उन्होंने इंग्लिश में वो किताब लिखी, जिस किताब की भूमिका लिखी थी सर सच्चिदानंद सिन्हा ने। सर सच्चिदानंद सिन्हा जो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष हुआ करते थे, राजेंद्र बाबू तो अस्थायी अध्यक्ष हुए, उनसे पहले सर सच्चिदानंद सिन्हा थे संविधान सभा के अध्यक्ष। उन्होंने शिवनंदन बाबू द्वारा लिखित फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन पुस्तक की भूमिका लिखी थी, और वो पुस्तक आज़ादी के बाद इस कदर रंग लाती गई कि उसी के कारण मैट्रिक तक फ्री एजुकेशन हो गया। उसी के कारण 2000 के बाद भारत सरकार संविधान में 86वां
संशोधन करके और उसमें फंडामेंटल राइट में प्राइमरी एजुकेशन को डाल दिया। उसी किताब, वही किताब जो थी फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, उसी को बेस मान करके भारत सरकार मूल अधिकार में प्राइमरी एजुकेशन को डाल दिया और एक अनुच्छेद 21A में नया अनुच्छेद जोड़ करके और सारे राज्यों को ये सूचना दिया, ये घोषित कर दिया कि सभी राज्य अपने अपने क्षेत्र में, प्रदेश में मैंने 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दे। तो ये सारी बात अगर मैं जोड़ता हूँ कि शिवनंदन प्रसाद मंडल शिक्षा के प्रति जो अपनी धारणा बना चुके थे बुद्ध की तरह कि नो सोल should remain uneducated on the earth, यानी not a single soul should remain uneducated on the earth। इसीलिए वो बराबर बोला भी करते थे लोगों के बीच में, जब भाषण देते थे तो बोलते थे कि एजुकेट योर चिल्ड्रेन, एजुकेट ऑल ऑफ योर चिल्ड्रेन एंड एजुकेट एवरी वन ऑफ योर चिल्ड्रेन। ये उनकी सोच थी और उसी सोच के तहत उन्होंने फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन की किताब लिखी थी, जिसकी भूमिका संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष बाबू सच्चिदानंद सिन्हा ने लिखी थी। जिस पुस्तक को बेस में रखकर भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, किसी भी प्रदेश की सरकार हो, वो एजुकेशन को आगे की तरफ गति देने का काम किया। और उसी एजुकेशन का एक छोटा सा विंग होता है विश्वविद्यालय, जो विश्वविद्यालय के भूपेंद्र नारायण मंडल के नाम है, जिनको शिवनंदन प्रसाद मंडल जैसे इतिहास पुरुष इसी शिवनंदन प्रसाद मंडल इंटर स्तरीय विद्यालय में पढ़ाए भी थे, जिसका नाम अंग्रेज़ के ज़माने में सीरीज इंस्टीट्यूट था और बाद में सरकार के द्वारा उसका नाम बदलकर शिवनंदन प्रसाद मंडल उच्च माध्यमिक विद्यालय रखा गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिवनंदन बाबू शिक्षा के प्रति इतना समर्पित रहते थे कि लोग कहते हैं कि ये बैलगाड़ी से जब अपने गांव जाते थे मधेपुरा से, तो हर गांव में रुक करके पूछते थे कि इस गांव में स्कूल है या नहीं है। अगर लोग कहे कि इस गांव में स्कूल नहीं है तो वो फिर लौटते वक्त भी उस गांव में रुक करके 2-4 आदमी को बैठाते थे और बोलते थे कि यहाँ एक स्कूल खोलिए, स्कूल खुलना चाहिए, नहीं तो रात्रि पाठशाला ही खोलिए। और इतनी व्यवस्था करते थे कि देर रात में जो बड़े बड़े लोग हैं, उम्र दराज हैं, जिनको कि कम से कम अखबार पढ़ने के लिए या अपना हस्ताक्षर करने के लिए कुछ करना चाहिए, तो वो कहते थे कि देखो बड़े लोग को देर रात में बुलाओ पढ़ाने के लिए, इसीलिए कि उनको बच्चे के साथ पढ़ने में शर्म आएगी, तो बच्चा तो माने सवेरे पढ़ करके अपना दिन में निकल जाएगा, वो सो भी जाएगा, उस समय में इन लोगों को पढ़ाओ। तो इस तरह से शिक्षा के प्रति वो जागरूक रहा करते थे। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहने जा रहा हूँ
कि निस्वार्थ होकर वो शिक्षा के लिए खुद को समर्पित कर देते थे। इसीलिए ये बेला रामनगर है कुमारखंड प्रखंड में, तो बेला रामनगर में मध्य विद्यालय था, प्राइमरी स्कूल था, मध्य विद्यालय था, लेकिन हाई स्कूल नहीं था। तो उन्हें एक बात मन में आई कि यहाँ जब प्राइमरी है, मध्य विद्यालय है, तो एक हाई स्कूल होना चाहिए, और उसको लेकर वो हाई स्कूल का निर्माण हो। वो काफ़ी दिनों तक वहाँ आते जाते रहे। हालांकि उनको लॉ मिनिस्टर होने के कारण फुर्सत ज़्यादा मिलती नहीं थी, लेकिन वो कुछ आदमी को बुला करके भी कहते थे, और कभी कभी मौका लगता था तो खुद भी गांव में जाकर, और धीरे धीरे वह हाई स्कूल बनकर तैयार हो गया। पढ़ाई भी होने लगी। गांव वाले ये सोचने लगे कि इतनी मेहनत करके, इतना परिश्रम करके उन्होंने इसमें समय देकर इसको बनाया है, इसीलिए उन्हीं के नाम से ये हाई स्कूल का नामकरण किया जाए। ये गांव वालों ने आपस में तय कर लिया। जब उद्घाटन करने की बात आई तो इनको जब बुलाया गया तो किसी न किसी तरह से समय निकाल कर ये वहाँ गए, और वहाँ जाने के बाद इन्होंने जानकारी ले ली कि लोगों की मंशा ये है। लेकिन इनको लगा कि मैं जो इसमें प्रयास किया हूँ, इसीलिए लोग चाहते हैं कि मेरे ही नाम से इसका नाम हो जाए स्कूल का। तो ये पहले सारी बातों को सुनते रहे लोग, जो इनकी प्रशंसा करते रहे भाषण में कि आपने इस गांव के लिए क्या किया, क्या नहीं किया, इतना समय देकर, इतना सब कुछ देकर, इसलिए आपके नाम से ही हो। ये सुनते रहे। और अंत में जब इनकी बारी आई तो तो ये क्या कहते हैं कि सारी बात मैंने आप लोगों की सुन ली शिक्षा के संबंध में, लेकिन मैं एक संशोधन के साथ कुछ प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। आप लोग अगर उसमें सहमत हो जाएं तो बड़ी अच्छी बात होगी, मुझे भी प्रसन्नता होगी। तो सब लोग समझने लगे कि चलो भाई, अगर एक ठो कोई प्रस्ताव देंगे तो बढ़िया प्रस्ताव देंगे। बस बिना प्रस्ताव सुने हुए सब हाथ उठा दिया कि आपका प्रस्ताव जो भी आएगा वो हम लोग मंजूर कर लेंगे। और तब इन्होंने कहा कि आप लोगों ने मेरे प्रति जो कृतज्ञता ज्ञापित किया, उस सब के लिए मैं हृदय से आभारी हूँ, लेकिन इसका नामकरण जो है वो मेरे नाम से नहीं करके हम लोगों के जो नेता हैं, देश के जो नेता हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके नाम कर दीजिए, यही मेरा प्रस्ताव है। और इसी प्रस्ताव के साथ लोग तो हाथ पहले से कह ही दिए थे कि हाँ मंजूर है, आपका प्रस्ताव जो आएगा वो मंजूर होगा। तो यही प्रस्ताव दिए तो लोगों को लाचारी हो गई, उनको हाँ कहना पड़ा। और इस तरह वहाँ पर आज भी जवाहर हाई स्कूल है, जो जवाहर हाई स्कूल की अबाध गति से वहाँ शिक्षा दान तो कर ही रहा है, इलाके को शिक्षित कर ही रहा है, साथ ही साथ इस महामना शिवनंदन प्रसाद मंडल को मौन श्रद्धांजलि भी देता आ रहा। तो शिक्षा के लिए एक बार इनके दिल की बात मैं बताता हूँ कि बिहार के विधानसभा में शिक्षा पर बहस हो रही थी। उस बहस के दरमियान इन्होंने लोगों को जानकारी के रूप में क्या कहा, इन्होंने कहा कि देखिए शिक्षा कितना महत्वपूर्ण चीज़ है, ये मैं आप सबों को एक दृष्टांत देकर बताता हूँ कि जिस समय में दिल्ली हम लोगों का, हमारे देश की राजधानी नहीं थी, कलकत्ता राजधानी थी, उस समय में वहाँ का वायसराय था एडिनबरो।
तो एडनबरो साहब शिक्षा के संबंध में एक पंपलेट निकाल कर बंटवा दिए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनके पिताजी का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर है और उनके दादाजी का नाम द्वारिका लाल टैगोर है, तो द्वारका नाथ, तो वो द्वारका नाथ जी जब एडनबरो के पास मिलने के लिए गए तो एडनबरो ने उनसे प्रश्न कर दिया कि आप एक बात बताइए कि मैं जो शिक्षा के संबंध में एक पंपलेट बांटा है, उस पंपलेट के संबंध में आपको कुछ कहना है। तो द्वारिका नाथ ने कहा कि हमको यही कहना है कि आप अगर, यानी ब्रिटिश सरकार अगर मुक्त हाथ से भारतीयों को शिक्षा प्राप्त करने की छूट दे दे तो हम लोग का कल्याण हो जाएगा। तो उस पर एडनबरो ने कहा कि ये तो गलती ब्रिटिश हुकूमत दोबारा नहीं करेगी, इसलिए कि अमेरिका जब गुलाम बना तो हम लोगों ने अमेरिका को मुक्त हाथ से शिक्षा दिया, फैलाव किया शिक्षा का, तो वो 3 वर्ष में ही शिक्षित होकर हम लोगों को वहाँ से भगा दिया, मुक्त हो गया, आज़ाद हो गया। तो इस पर द्वारका नाथ ने कहा कि अगर भारतीयों को आप मुक्त हाथ से शिक्षित कर दें तो वो तो 3 वर्ष में आपको भगाया, भारतीय लोग तो आपको 3 महीना में 7 समुंदर पार कर देगा। तो यही बात इन्होंने कही असेंबली में कि अब आप अंदाज कीजिए कि द्वारिका नाथ जैसे लोग, रविंद्रनाथ ठाकुर, जिनको कि 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला गीतांजलि पुस्तक पर, वैसे व्यक्ति जिनका 2 नहीं 3 देश में राष्ट्रगान उनका चलता है, एक भारत में और एक बांग्लादेश में और एक श्रीलंका में, उन्हीं के विचार के अनुरूप राष्ट्रगीत बनाया गया है, उन्हीं की कुछ पंक्तियों के साथ। तो 3 देश में जिस व्यक्ति का राष्ट्रगान चलता हो, उस व्यक्ति के परिवार के, उनके दादा श्री एडनबरो जैसे अंग्रेज़ के वायसराय के पास शिक्षा के प्रति जो अपना रवैया, अपना जो दृष्टिकोण रखने का काम करते रहे, इससे आप जानिए कि शिक्षा कितनी ज़रूरी चीज़ है। शिक्षा को माने किस रूप में लेना चाहिए हम लोगों को। अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो समाज में जितनी विकृतियां हैं, जितने अंधविश्वास हैं, उस विकृतियों को, उस अंधविश्वास को बगैर शिक्षा के हम मिटा नहीं सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं, उससे हम अपने आप को मुक्त नहीं कर सकते हैं। तो मैं इनके शिक्षा के प्रति जो दृष्टिकोण है उस बाबत आपको ये बातें कही। ऐसे यहाँ के लोग, जितने बुजुर्ग लोग हैं इस इलाके के, वो तो जानते ही हैं कि टीपी कॉलेज जो यहाँ का सबसे पुराना महाविद्यालय है, ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय, जिसे कीर्ति नारायण मंडल ने अपने पिता के नाम स्थापित किया है, उस टीपी कॉलेज के गवर्निंग बॉडी के आजीवन अध्यक्ष रहे हैं इतिहास पुरुष शिवनंदन प्रसाद मंडल, और आजीवन
ही कहिए सचिव रहे हैं। इनके शिष्य और इन्हीं के गांव के और इन्हीं के संबंध के बाबू भूपेंद्र नारायण मंडल, जिनके नाम यह विश्वविद्यालय है, शिक्षा का एक शिवालय है। मैं भी उस विश्वविद्यालय में विकास पदाधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, कुल सचिव, कुलानुशासक, ढेर सारे पदों पर कार्य किया है। और शिवनंदन बाबू के निकट भी मुझे 1-2 बार रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उन्होंने जो कुछ कहा ये मैं आगे के एपिसोड में कहूँगा। तत्काल मैं यहीं इस बात को समाप्त करता हूँ। आज इतना ही। अगली कड़ी 19 जून को यानी शुक्रवार दिन पुनः प्रसारित होगी। आप से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य देंगे। आपको कैसा लगा ये बताने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।